सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट टू यूपीएससी। हम फॉलो कर रहे थे अपना कंप्लीट इकोनॉमी प्लेलिस्ट और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डब्ल्यूपीआई क्या होता है और इन्फ्लेशन क्या होता है। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि सीपीआई क्या होता है। फॉर जस्ट अ रिकॉल हम ये देखेंगे कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट्स को कुछ प्राइस पे देता था होलसेलर को और उसी प्राइस को हम लोग कहते थे प्रोड्यूसर प्राइस। सिमिलरली होलसेलर कुछ प्राइस पे शॉपकीपर को देता था जिसे हम कहते थे होलसेलर प्राइस और शॉपकीपर फाइनली कंज्यूमर को देता था किसी प्राइस पे और इस प्राइस को हम कहते थे कंज्यूमर प्राइस। और इन्हीं अलग अलग प्राइस पे अलग अलग इंडेक्सेस बने हुए थे जैसे कि पीपीआई, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। हमने ये भी देखा था कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को यूज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ के इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए और डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल होता है मैक्रो लेवल पॉलिसी के लिए जबकि सीपीआई का इस्तेमाल होता है माइक्रो लेवल पॉलिसी के लिए। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि आखिर ये सीपीआई होता क्या है और ये कैसे मेजर किया जाता है। तो हर एक कंज्यूमर का कुछ ना कुछ कंजम्पशन पैटर्न होता है, वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल जब हम फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई होती है और उन कैटेगरीज में से हमें जो परचेज करना होता है वो इजीली हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली हर एक कंज्यूमर का अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है जिसमें वो अपने बजट के हिसाब से परचेजिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई फूड एंड बेवरेजेस पे कुछ परचेज करेगा, फ्यूल एंड लाइट पे कुछ खर्चा करेगा, हाउसिंग रेंट के लिए कुछ खर्चा करेगा, क्लोथिंग के लिए करेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पैन टोबैको या फिर इंटॉक्सिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग उस पे भी कुछ खर्चे करेंगे। और कुछ खर्चे हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जो मिसलेनियस होते हैं, इन्हें किसी एक कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जा सकता है, जैसे कि ज्वेलरी, कार, ये सारे चीज, स्टेशनरी के सामान, तो इसे हम रखते हैं मिसलेनियस में। तो हम अब देखेंगे कि कंजम्पशन पैटर्न कैसा है हर एक कंज्यूमर का और इसे देखने के लिए हमें एक रेफरेंस पीरियड की जरूरत पड़ेगी। तो ये रेफरेंस पीरियड क्या है? अगर हम ये देखें कि कोई भी इंसान कितना खर्चा कर रहा है या कितना कंज्यूम कर रहा है एक पीरियड ऑफ टाइम में, तो उस पीरियड ऑफ टाइम को हम बोलते हैं रेफरेंस पीरियड। फॉर एन एग्जाम्पल अगर फूड एंड बेवरेजेस में और पैन टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट पे अगर हमें किसी का कंजम्पशन पैटर्न देखना होगा तो हम ये देखेंगे कि पिछले 7 दिन में उसने कितना खर्चा किया। पिछले 7 दिन में वो अगर फूड एंड बेवरेजेस पे 500 खर्चा कर रहा है और पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट पे 200 कर रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा वो इतना कंज्यूम करता है पिछले 7 दिनों में। तो उससे हमें उसका कंजम्पशन पैटर्न पता चल जाएगा। बट अगर सेम चीज हम देखें हाउसिंग में या फ्यूल एंड लाइट में, तो कोई डेली तो रेंट देता नहीं है, बिजली का बिल कोई डेली तो भरता नहीं है, तो उसके लिए हमें कम से कम 1 महीने का रेफरेंस पीरियड चाहिए। सिमिलरली क्लोथिंग एंड फुटवेयर हम लोग हर एक महीने नहीं खरीदते हैं, या फिर जो मिसलेनियस जैसे हमने कहा ज्वेलरी हो गया, कार हो गया, ये सारे चीजें ये भी हम लोग हर एक महीने नहीं खरीदते हैं। तो इसके लिए तो कम से कम 1 साल का डेटा हमें चाहिए होगा, तब जाके हमें ये पता कर पाएंगे कि उसका कंजम्पशन पैटर्न कैसा है। तो ये जो सिस्टम होता है जिसमें हम लोग अलग अलग रेफरेंस पीरियड लेते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए, इसे हम बोलते हैं MMRP, दैट इज मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। और ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। इसी प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया जाता है कंजम्पशन पैटर्न को निकालने के लिए बाकी सारे कंट्रीज में, और इंडिया भी इसी कंजम्पशन पैटर्न को फॉलो करता है। बट अगर हम कंजम्पशन डेटा की बात करें तो जाहिर सा बात है कि दो कंज्यूमर कभी भी सेम नहीं होगा। एक अगर ये अनंत अंबानी है तो एक ये वो लेबरर भी होगा जो डेली वेज पे काम करता है। दोनों के चॉइस ऑफ कंजम्पशन अलग होंगे। इसे रोटी सत्तू चाहिए तो इसे वॉच चाहिए राडो का। और दोनों के परचेजिंग पावर भी अलग होंगे। जाहिर सा बात है इसे मिलता है सिर्फ 500 रुपए दिन के और इनके पास करोड़ों का नेटवर्थ है। तो हम ये देख सकते हैं कि किसी भी दो कंज्यूमर की जो बास्केट साइज होती है वो डिफरेंट होती है और उनके चॉइस ऑफ आइटम्स भी डिफरेंट होते हैं। और ये डिपेंड करते हैं किस चीज पे? पहला तो चॉइस ऑफ कंजम्पशन पे और दूसरा परचेजिंग पावर। चॉइस ऑफ कंजम्पशन कि इसने वॉलंटरली क्या चूज किया कंज्यूम करने के लिए। तो जाहिर सा बात है जो कम कमाता है वो सर्वाइवल वाले नीड्स को ही चूज करेगा। उसी तरीके से परचेजिंग पावर भी हर एक लोग की अलग है क्योंकि सबका इनकम अलग है। तो हम ये देख सकते हैं कि मेन रीजन क्या है इंडिया में कंजम्पशन पैटर्न अलग होने का। वो है यहाँ के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन।
और इसे देखते हुए सारे डेटा को अच्छे से एनालाइज करने के लिए हम लोगों ने कुछ किया है कंज्यूमर सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब ही होता है बांट देना। तो हमने क्या किया है, कंज्यूमर्स को अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया है। और ये है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर एंड रूरल लेबरर। तो सबसे पहला अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ये वो लोग हैं जिनके जॉब में नॉलेज का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है rather देन फिजिकल स्ट्रेंथ। ये वो लोग हैं जो डेस्क जॉब करते हैं। सिमिलरली इंडस्ट्रियल वर्कर क्या है, ये वैसे लोग हैं जो कि जिन्हें हम एवरेज वर्किंग क्लास इंडिविजुअल बोल सकते हैं, जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। और फिर आते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर। ये वो सारे हायर्ड लेबरर्स हैं जो कि किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड पे काम करते हैं, जिनकी खुद की कोई लैंड नहीं होती है, वो दूसरे उन्हें एज अ एग्रीकल्चर लेबरर रखते हैं अपने लैंड पे काम करवाने के लिए। और लास्ट है हमारा रूरल लेबरर। ये वो इंसान है जो कि मैनुअल वर्क करता है रूरल एरिया में, और ये सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं बल्कि नॉन एग्रीकल्चरल काम भी करता है, जैसे कि ईंटें ढोना, मिस्त्री का काम, ये सारे भी आते हैं रूरल लेबरर में। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने जो कंज्यूमर सेगमेंटेशन किया, तो उन उसके अनुसार सारे के बास्केट्स भी अलग अलग होंगे। जो एक एमएनसी में काम करता है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, उसका बास्केट दूसरा होगा। और जो एक रूरल लेबरर होगा जो किसी गांव में मिस्त्री का काम करता है, उसका बास्केट दूसरा होगा। तो हर एक बास्केट के अनुसार एक लिस्ट ऑफ आइटम्स बनी, और उस आइटम्स पे उनका एक इंडेक्स निकाला गया। तो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय के लिए जो इंडेक्स निकाला गया उसे कहा गया सीपीआई यूएनएमई। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जो बास्केट का लिस्ट निकाला गया उसे कहा गया सीपीआई आईडब्ल्यू। एग्रीकल्चर लेबरर का सीपीआई एएल, और रूरल लेबरर का सीपीआई आरएल। और इन इंडेक्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सीपीआई यूएनएमई एंड सीपीआई आईडब्ल्यू, इसका इस्तेमाल किया जाता है डियरनेस अलाउंस को डिसाइड करने के लिए। आप में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा किसी एम्प्लॉय को कि अरे मेरा टीए डीए इतना है, मेरा डीए में इतना पैसा आ जाता है। तो वो डीए क्या है? वो है डियरनेस अलाउंस, जो कि एक कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट होती है, जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज को। तो ये दोनों के रेट के अनुसार इसमें कितना बढ़ोतरी हो रहा है, पिछले साल कितना था या फिर जो बेस ईयर से कितना हम आगे निकल गए, उसके अनुसार से डीए डिसाइड किया जाता है। एक बात हमें ये ध्यान देना है कि सीपीआई यूएनएमई से हम लोग उन एम्प्लॉयज का डीए निकालते हैं जो कि किसी एमएनसीज में काम कर रहे हैं इंडिया में, किसी भी सर्विस सेक्टर में, चाहे वो एयरलाइंस हो गया, होटल मैनेजमेंट्स में हो गया। उसी तरीके से जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं और जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके डियरनेस अलाउंस निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीपीआई आईडब्ल्यू का। और अब हम अगर बात करें एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर्स की, तो इसके सीपीआई का इस्तेमाल किया जाता है मिनिमम वेज निकालने के लिए। और इसे हर एक साल या कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिवाइज किया जाता है कि अच्छा अब से मिनिमम वेज ये नहीं होगा, ये होगा। और ये सारे इंडेक्सेस कंपाइल कौन करता है? लेबर ब्यूरो, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर दीजिए, क्यों? क्योंकि बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स में सीधे सीधे आ जाते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में कि जो इंडेक्सेस है उनको कंपाइल कौन करता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब क्या क्या चेंजेस हुई। ये तो था सिस्टम क्या क्या था पहले, बट कुछ चेंजेस भी हुई। जैसे कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसने 2001 में एक रिपोर्ट पब्लिश की, और उस समय इसके चेयरमैन थे सी रंगराजन। और उन्होंने ये कहा कि हम लोग ये जितने भी सीपीआई निकालते हैं, ये सिर्फ सेगमेंट स्पेसिफिक सीपीआई हैं, और ये रियल पिक्चर नहीं देते हैं कंज्यूमर के प्राइस इंडेक्स का। इनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इंडेक्सेस आर नॉट ओरिएंटेड टू रिफ्लेक्ट अ ट्रू पिक्चर ऑफ द प्राइस बिहेवियर एंड इफेक्ट ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय जनरल पब्लिक ऑफ द नेशन। तो इन्होंने सिर्फ इतना कहा ही नहीं बल्कि कुछ किया भी। इन्होंने ये किया कि दिसंबर 2010 के बाद से जो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय का इंडेक्स निकलता था, इसे कैंसल आउट कर दिया कि ये अब से नहीं निकाला जाएगा। बच गए क्या? सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर। साथ ही साथ एनएससी ने यह भी रिकमेंड किया कि अब ये तीन और सीपीआई निकाली जाएंगी। वो है सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड। और इनका बेस ईयर रखा जाएगा 2011-12। और इसे कंपाइल कौन करेगा? तो सीएसओ, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मोस्पी।
सो ये बात हमें एकदम गांठ बांध लेनी है कि सीपीआई रूरल, अर्बन और कंबाइन को कौन कंपाइल करता है? सीएसओ। जबकि सीपीआई यूएनएमई, सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल और सीपीआई आरएल इसे कंपाइल करता है लेबर ब्यूरो। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो सीपीआई कंबाइंड होता है, आरबीआई इसी का इस्तेमाल करती है नेशनल इन्फ्लेशन रेट को मेजर करने के लिए और हमारे मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट सीपीआई। और हम जब अब पीवाईक्यू वाला क्लास लेंगे उसमें पता चलेगा कि इसका क्या रोल है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सो हम जितने भी पॉइंट्स इस चैप्टर में पढ़े हैं उसे ध्यान से याद रखना होगा और रिवाइज भी करते रहना होगा, क्योंकि ये यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स में आता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है और हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन क्या होती है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड लाइफ। सो यूपीएससी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स, न्यूज़ और कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स दैट इज इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड मेनी मोर।